अध्याय 2285 ओमेगा रोड भाग 1। झंग यी बिल्कुल हैरान रह गया क्योंकि वो लिंग का इंसानी शरीर जो पूरी तरह ऊर्जा खो चुका था अचानक हिला और सीधा झेंग लो की अलौकिक शक्ति के स्रोत में कूद गया। फू! लिंग के मुंह से एक विशाल बवंडर उठा और भयानक मात्रा में अलौकिक शक्ति सुपरनैचुरल पावर उसके शरीर में समा गई। उसकी आंखों में चांदी सी चमक दौड़ गई, जैसे कोई सोई हुई शक्ति फिर से जाग रही हो। झंग यी कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वो लिंग के इस शरीर के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहां तक कि लू कैरन भी अब तक इसका पूरा रहस्य नहीं सुलझा पाया था, क्योंकि ये शरीर ब्रह्मांड की सबसे उच्च सभ्यता की सर्वोच्च तकनीक का परिणाम था। पर झंग यी ज्यादा देर हैरान नहीं रहा। अगला ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देती। वो शक्ति झेंग लो की असली आत्मा थी, व्हाइट नाइट की मूल शक्ति, जिससे झंग यी की ताकत बहुत तेजी से बढ़ सकती थी। लेकिन लिंग के शरीर ने सारा स्रोत खुद ही निगल लिया। झंग यी तुरंत उधर भागा ताकि बची हुई शक्ति अपने हाथ में ले सके, लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक लिंग लगभग सारी ऊर्जा सोख चुकी थी। सिर्फ थोड़ा हिस्सा झंग यी के लिए बचा था और वो इतना गुस्से में था कि उसके दांत किटकिटाने लगे। ऊर्जा अवशोषित करने के बाद लिंग का शरीर फिर से सक्रिय और सचेत हो गया। वो धीरे से हवा में तैर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। झंग यी की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। झंग यी गुस्से में भारी सांसें लेने लगा, लेकिन फिर भी उसने बची हुई मूल शक्ति इकट्ठी की। अब उसके पास झेंग लो की शक्ति का मुश्किल से 30% हिस्सा ही बचा था, और उसमें से भी थोड़ा उसे शेंगजिंग क्षेत्र की होतू को देना था, जैसा वादा किया गया था। झंग यी ने झुंझलाते हुए सोचा, इतनी मेहनत मैंने की, पर फायदा किसे हुआ? लिंग, तू तो बिल्कुल धोखेबाज निकली। वो लिंग को घूरते हुए बोला, जबकि लिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने तेरी कितनी मदद की है, तो क्या हुआ अगर थोड़ी सी एथर एनर्जी मैंने ले ली? झंग यी कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था उसकी बात में गलत कुछ नहीं था, पर अब तक झंग यी ने लिंग को सिर्फ एक रोबोट माना था, एक साधन, कभी बराबर का साथ ही नहीं। इसलिए उसे लगता था जो कुछ भी लिंग हासिल करे वो उसका हक है। लेकिन इस वक्त लिंग किसी मशीन जैसी नहीं लग रही थी। तू अब आखिर है क्या? इंसान, या यह जनजाति की दूसरी पीढ़ी की मानव? झंग यी ने सावधानी से पूछा। लिंग हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या तुझे याद है तिन्यू पैलेस की परीक्षा में वो सवाल, जीवन का अर्थ क्या है? झंग यी ने सिर हिलाया। उसने तब जवाब दिया था, जीवन का अर्थ खुद जीवन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, झंग यी ने सिर खुजाते हुए कहा। लिंग के इस शरीर में उसकी सारी यादें मौजूद थी, बस एथर शक्ति नहीं थी। असली लिंग अब भी एथेरिक कलेक्टिव में थी और कभी कभी झंग यी से बात करती थी। तो अब ये नई लिंग क्या वही लिंग है? ये सोच काफी दार्शनिक लग रही थी। लिंग ने कहा, तुम्हारे छठी पीढ़ी के दार्शनिक तंत्र में एक विचार है, शिप ऑफ थीसियस। एक व्यापारी जहाज थीसियस समुद्र में चलता था। वो लकड़ी का बना था। हर सफर में कुछ हिस्से टूटते तो नए हिस्से लग जाते। सालों बाद जहाज के सारे हिस्से बदल गए। तो बताओ, क्या वो वही जहाज रहा? झंग यी का मन हुआ कह दे नहीं, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे अंकल यू याद आया, जिसका आधा शरीर अब मशीन है। फिर क्या अंकल यू अब अंकल यू नहीं रहा? अगर जहाज वही नहीं रहा तो वो नया कब बना? पहली लकड़ी बदलते ही, या 10वीं, या आखिरी? झंग यी ने सिर खुजाया। इसका जवाब मुझे नहीं पता। लिंग ने मुस्कुराकर अगला सवाल रखा, अगर हम पुराने हिस्सों को जोड़कर एक और जहाज बना दें तो असली थीसियस कौन सा होगा? झंग यी ने गहरी सांस ली, हाथ फैला दिए और बोला, तू जानती है ना, मुझे फिलॉसफी में दिलचस्पी नहीं। जो तू बोले वही सही। लिंग हल्का मुस्कुराई।
तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं असली लिंग हूं या ईथर वाली लिंग। बस इतना मायने रखता है कि मुझे पता है मैं लिंग हूं, और वही काफी है। झंग यी कुछ पल चुप रहा। अगर एक दिन उसकी यादें किसी रोबोट में डाल दी जाएं, तो क्या वो रोबोट खुद को झंगी समझेगा? शायद हाँ। छोड़ो, ये सब दिमाग घुमा देने वाली बातें हैं, उसने कहा। बस ये बताओ, अगर तुम्हें काफी एथर मिल जाए, तो क्या तुम फिर से उतनी ही शक्तिशाली हो जाओगी जितनी पहले थी? लिंग ने उसे देखा और बोली, हां, बिल्कुल, पर शर्त यह है, तुम्हें सारी मानव सभ्यता को मिटाना पड़ेगा, तभी उतने एथर टुकड़े मिलेंगे। झंग यी ने नाराज होकर नाक फुलाई। छोड़ो, मैं कोई कातिल नहीं हूं। अगर उसे इतनी ताकत चाहिए ही, तो वो खुद ही किसी उच्च स्तरीय एलियन में बदल जाए। लिंग कुछ नहीं बोली। उसने झंग यी से स्पेस खोलने को कहा और खुद अंदर चली गई। झंग यी सिर पकड़कर रह गया। उसका एलियन स्पेस बाकी दुनिया से अलग था। वहां वक्त की रफ्तार बिल्कुल अलग चलती थी। सामान्य जीव वहां रह नहीं सकते थे, लेकिन लिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब बड़ी मात्रा में मूल पदार्थ, ओरिजिनल मैटर, सोख चुकी थी और शायद अपने शरीर में उसे मिलाने जा रही थी। झंग यी बस देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। थोड़ी निराशा जरूर थी, लेकिन उसे एहसास हुआ, एक ताकतवर साथी होना भी बुरा नहीं। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक लहर सी गूंजी। अगर तूने मेरे शरीर का इस्तेमाल फिर से हथियार की तरह किया, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। झंग यी का शरीर जड़ हो गया। उसे याद आया, उसने लिंग के शरीर को पकड़कर दुश्मनों पर फेंका था। सॉरी, वादा करता हूं, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। चैप्टर 2286, ओमेगा रोड, भाग 2। धरती के गहरे अंदर एक विशाल गुफा में वोलुयन एम्पायर का इतना बड़ा इलाका था कि उसकी ऊंचाई और चौड़ाई हुएक्सू किंगडम के किसी पूरे प्रांतीय हिस्से के बराबर थी। कभी बेहद समृद्ध रही ये प्राचीन सभ्यता अब जंग में डूब चुकी थी, और अब वो जगह एक विशाल खंडहर और कत्लगाह बन चुकी थी। मशीनों से बनी जीवन इकाइयां, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स, छिपकलियों जैसी जाति, लिजर्डमैन, पर कोई दया नहीं दिखा रही थी। दूसरी तरफ हुएक्सू किंगडम की संयुक्त सेनाएं भी उनके खिलाफ नफरत से भरी हुई थी। इसलिए ये सफाई अभियान सच में एक कारपेट स्टाइल तरीके से चलाया गया था। हर इंच जमीन को लाइव डिटेक्टर से स्कैन किया जा रहा था। फिर मलबे और भूमिगत ठिकानों से लोगों को एक एक कर निकाला जाता और मौके पर ही मार दिया जाता। कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों ओर बस लिजर्डमैन की चीखें गूंज रही थी। उनका हरा खून सड़कों को रंग चुका था। लाशें ढेरों में पड़ी थी, जिन्हें मशीनें फ्लेम थ्रोअर से जला रही थी। लेकिन इन राखों को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया गया। 20 मिलियन से ज्यादा लिजर्डमैन के शरीरों से निकले तत्व अब फर्टिलाइजर बनाकर फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। जब झंग यी केंद्रीय शहर पहुंचा, उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच नरक जैसा था। उसके मन में कोई दया नहीं थी, क्योंकि यही सब उन लिजर्डमैन ने तब किया था जब उन्होंने हुएक्सू किंगडम के निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। आज जब उन्होंने लाखों इंसानों को मारा था, तो अब उन्हें अपने करोड़ों प्राणों से कीमत चुकानी ही थी। झंग यी महल पहुंचा, जहां यांग एक्साइन तेजी से उसके पास आई। उसके साथ बैम और लाइन यूएस सुरक्षा में थे। जैसे ही उसने झंग यी को देखा, उसकी आंखों में एक छोटी बच्ची जैसी खुशी चमक उठी। वो दौड़ती हुई आई और झंग यी की मजबूत कमर से लिपट गई। भाई, आप तो कमाल के हो। आपने जरूर अंडरवर्ल्ड गेटकीपर को मार गिराया होगा ना? उसने ऊपर देखा, आंखों में उम्मीद की चमक थी। अब जब आपने उसकी मूल शक्ति, ओरिजिनल पावर को सोख लिया है, तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर एलियन बन सकते हैं। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। उसके बाद तो पूरी इंसानियत पर राज करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। झंग यी हल्का सा मुस्कराया, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए। जिंगसिन, तुम्हारे ख्वाब तो बहुत बड़े हैं,
लेकिन उसके अपने मन में ऐसा कोई लालच नहीं था। सारी इंसानियत पर राज करना तो छोड़ो, अगर उसे सिर्फ जियांगनन रीजन की जिम्मेदारी दे दी जाती तो भी उसे झंझट लगता। शक्ति अच्छी चीज है, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, और झंगी उतना सब झेलने वाला इंसान नहीं था। वैसे मैंने झेंग लो की मूल शक्ति का सिर्फ थोड़ा हिस्सा ही सोखा है, झंग यी ने समझाया। यांग एक्साइन ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोली, भाई ये तो और भी अच्छा हुआ। झंग यी ने भौहें चढ़ाई। अच्छा, कैसे? एक्साइन ने कहा, क्योंकि अगर आप पूरी शक्ति सोख लेते तो उसे अपनी ताकत में बदलने में बहुत समय लगता, क्योंकि आपकी ईथर पावर की समझ अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। लेकिन लिंग अलग है, वो 4 हॉर्समैन की वाहक है, कभी पूरे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर फाइटिंग फॉर्म रह चुकी है, इसलिए उसने जो मूल शक्ति सोखी है वो तुरंत उसकी कॉम्बैट पावर में बदल सकती है। यांग एक्साइन ने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभी उसकी ताकत किसी हाई लेवल ब्लैक बिशप के बराबर होगी, और उसके अमर शरीर को देखते हुए शायद वो व्हाइट नाइट से भी भिड़ सके। वो मुस्कराई, भाई ये तो हमारे पास एक जिंदा हथियार है। झंग यी ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया, तुम सही कह रही हो, ये मेरे धीरे धीरे शक्ति बढ़ाने से कहीं बेहतर है। उसके पास भले ही झेंग लो की लगभग 30% शक्ति ही थी, लेकिन होतू को दिया हिस्सा छोड़कर बाकी को सोखने से उसकी क्षमता हजारों अंकों तक बढ़ जाएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अलौकिक स्तर पर पहुंचता है तो हर अगला कदम बेहद कठिन हो जाता है, और उसके लिए और भी शुद्ध शक्ति की जरूरत पड़ती है। यही विकास, एवोल्यूशन की राह है, और हर महान योद्धा असंख्य लाशों के ऊपर चलकर ही वहां तक पहुंचा है। बाहर चारों तरफ जंग चल रही थी, लेकिन महल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वहां कुछ लोग छोड़कर बाकी सब मर चुके थे। छिपकलियों का हरा खून दीवारों और फर्श पर फैला था। हवा में खून की गंध थी, मगर सब उसे सह चुके थे। झंग यी ने इधर उधर नजर डाली और बोला, इस रफ्तार से पूरा वोलुयन एम्पायर साफ करने में 3 से 5 दिन लगेंगे। जिंगसिन, जरा बताओ, इस लड़ाई में अब तक क्या नतीजे निकले हैं? क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई का असली मतलब होता है संसाधनों की खपत। इस जंग में हुएक्सू किंगडम के 6 मुख्य जिलों ने झंग यी पर भरोसा करके पूरे देश की किस्मत दांव पर लगा दी थी। हर इलाके ने अपनी पूरी बचत झोंक दी, ऊर्जा, गॉड ऑफ लव के निर्माण की सामग्री और सबसे एलीट सैनिक। सिर्फ 50,000 की सेना दिखती थी, लेकिन असल में ये पूरे देश की ताकत थी। और झंग यी खुद, उसने अपनी जिंदगी की करीब 70% जमा पूंजी गंवा दी थी। अगर इस जंग का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं रहा तो ये उसके लिए भारी नुकसान साबित हो सकता था। यांग एक्साइन मुस्कराई, भाई आपको शायद अभी तक नेशनल डेस्टिनी बैटल का असली मतलब नहीं समझ आया। अब मैं दिखाती हूं कि किसी प्राचीन सभ्यता को हराने का इनाम कितना बड़ा होता है। अब जब उसने वोलुयन एम्पायर के शीर्ष नेताओं पर नियंत्रण पा लिया था तो पूरा साम्राज्य उसकी मुट्ठी में था। वो झंग यी को साथ लेकर महल के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची, जहां कभी राजा और उसके मंत्री बैठते थे। कमरा सोने चांदी से सजा था और दीवारों पर आधुनिक तकनीक के चिन्ह भी दिख रहे थे। यांग एक्साइन ने हाथ उठाया और हवा में एक विशाल स्क्रीन उभर आई। भाई, अब जो मैं दिखाने वाली हूं वो है वोलुयन एम्पायर की करोड़ों सालों की जमा पूंजी। स्क्रीन पर तेजी से लिपियां चलने लगी, जो पहले लिजर्डमैन स्क्रिप्ट में थी, अब उन्हें चाइनीज कैरेक्टर्स में बदला गया था। एम्पायर के एनर्जी क्रिस्टल ऑरे रिजर्व्स 323, 325, 353, 832 ग्राम। इंपीरियल फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स 532, 897, 353, 235, 352 ग्राम मोल। फिल्म मेटल की सालाना पैदावार 235, 352, 352 कार्ड। कुल मूल्य 453,
235, 353, 231 कार्ड। झंगी एकदम उलझ गया। स्क्रीन पर चल रहे अंकों और शब्दों को देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस अंदाजा लगा पा रहा था कि ये सारे आंकड़े वोलुयन एम्पायर के संसाधनों की सूची है। उसकी उलझन देखकर यांग एक्साइन मुस्कराई और बोली, भाई, क्या समझने में मुश्किल हो रही है? चैप्टर 2287, ओमेगा रोड, भाग 3। झंग यी ने अपनी नाक छूते हुए मुस्कराकर कहा, अगर मैं ये सब समझ लूं तो मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन देखने में तो बहुत अमीर लग रहा है ना? वो स्क्रीन की ओर इशारा कर रहा था, जहां न खत्म होने वाली सूचियां चल रही थी। इतनी लंबी सूची देखकर उसे अंदाजा हो गया कि इस जंग से मिला मुनाफा बेहद बड़ा होने वाला है। यांग एक्साइन मुस्कराई और बोली, इसे यूं समझ लीजिए कि ये संसाधन अब पूरी इंसानियत के पास जो कुछ भी है उससे 20 गुना ज्यादा है। क्या? झंग यी के मुंह से अचानक हवा निकल गई। वो इतना हैरान हुआ कि पल भर के लिए वही जम गया। वो अविश्वास भरी निगाहों से स्क्रीन को देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, 20 गुना? एक्साइन, तुम मजाक तो नहीं कर रही? 20 गुना? सच में 20 गुना? वो बार बार वही शब्द दोहराने लगा, जैसे कोई सपना देख रहा हो। उसे मालूम था कि इस लड़ाई से बहुत फायदा होगा, पर इतना बड़ा फायदा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। यांग एक्साइन ने हल्की सांस ली और बोली, भाई, ये तो बस अभी तक की सूची है। असल में वोलुयन एम्पायर के पास और भी बहुत से खनिज भंडार हैं, जो अभी पूरी तरह खोजे नहीं गए, इसलिए असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। झंग यी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो ये सब थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। यांग एक्साइन ने गंभीर लहजे में कहा, यह हैरानी की बात नहीं है। जमीनी इंसानों ने कभी ग्रहों की गहराई में जाकर संसाधनों की खोज नहीं की। असल खजाना हमेशा जमीन के अंदर छिपा होता है, जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं। और मत भूलो, वोलुयन एम्पायर करोड़ों सालों से अस्तित्व में है। उनका जमा किया हुआ इतिहास कोई मामूली बात नहीं। वो आगे बोली, अगर उन्हें डर ना होता तेजी से फैलने का, दूसरे भूमिगत सभ्यताओं के हमलों का, या फिर क्रिएटर की सजा का, तो उनकी ताकत आज की तुलना में कई गुना ज्यादा होती। फिर वो मुस्कराई, आंखों में शरारती चमक के साथ, पर अफसोस, अब ये सब हमारा हो गया है। झंग यी ने सिर हिलाया। उसकी नजर अब भी उस स्क्रीन पर टिकी थी, जहां एक एक पंक्ति अनगिनत संसाधनों की कहानी कह रही थी। वोलुयन एम्पायर के लोग सच में बहुत नेक है, उसने तहे दिल से कहा। अब तक उसने जो भी खर्च किया था, वो सब न सिर्फ वापस मिलने वाला था, बल्कि 100 गुना मुनाफे में बदल चुका था। इतना भारी लाभ देखकर झंग यी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसे समझ आ गया क्यों इतिहास में युद्ध और लूटपाट कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेहनत से कमाए गए संसाधन कभी भी उतनी जल्दी नहीं मिलते जितने तलवार से छीने गए खजाने। इसमें मेरी क्या गलती? झंग यी बोला, गलती तो तुम्हारी है, गलत दुश्मन चुनने की। उसने हाथ हिलाया और आदेश दिया कि बाकी लिजर्डमैन को भी पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यांग एक्साइन ने पहले ही आदेश दे दिया था कि सभी महत्वपूर्ण इलाकों में भारी भरकम मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स तैनात रहें, ताकि कोई चोरी छिपे संसाधन ना निकाल सके। जो भी सैनिक आए थे, वो सब अलग अलग क्षेत्रों के एलीट योद्धा थे, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी था। झंग यी ने तय किया, जो कुछ मिलेगा वो वही बांटेगा। कोई अपने मन से कुछ नहीं ले सकता। वो वापस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा और वहां उसकी नजर पड़ी एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर। सिंहासन इतना भव्य था कि एक नजर में ही राजा जैसी आभा झलकती थी। झंग यी धीरे से आगे बढ़ा और उस सुनहरे सिंहासन पर बैठ गया। अब वक्त है असली इनाम बटोरने का। उसने हाथ हिलाया और बोला, महत्वपूर्ण संसाधन कोष को छोड़कर बाकी जहां भी सामान मिला है
अगर वो स्ट्रैटेजिक मटेरियल नहीं है तो सैनिक उसे अपने लिए रख सकते हैं। वुलियन एम्पायर इतना धनवान था कि आम घरों में भी इंसानों के लिए कीमती चीजें भरी पड़ी थी। खाना, बहुमूल्य धातुएं, उड़ान यंत्र वगैरह। झंग यी चाहता था कि उसके सैनिकों को भी कुछ फायदा मिले। उसके आदेश सुनते ही सैनिकों में जैसे बिजली दौड़ गई। वे और भी जोश से तलाश में जुट गए। झंग यी के लिए तो ये चीजें मामूली थी, लेकिन सैनिकों के लिए अमूल्य खजाना, छिपकली जाति के घरों में रखा खाना ही इंसानों के परिवार को महीनों तक खिलाने लायक था। और अंतकाल की दुनिया में खाना ही असली करेंसी था। अमीर घरानों और राजाओं के गोदामों में तो भंडार और भी बड़ा था। झंग यी ने खाने पर कोई रोक नहीं लगाई। ले जाओ जितना चाहो, उसने कहा। वैसे भी तियानहाई सिटी के लोगों को खाने की कभी कमी नहीं रहती। फिर उसने सख्ती से कहा, एक भी लिजर्डमैन जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसी वक्त लू केरन की आवाज उसके कानों में गूंजी, भाई चिंता मत करो, मैं किसी को भागने नहीं दूंगा। लू केरन अपने कंट्रोल रूम में बैठा था, मुंह में लॉलीपॉप, दोनों सफेद टांगे आलस से पैनल पर टिकी हुई। पूरे कमरे की दीवारें स्क्रीन से भरी थी। पूरे वुलियन एम्पायर का इलाका अब उसके नियंत्रण में था। जो भी उड़ान यान से भागने की कोशिश करता, उसे सुपर बैटलशिप की लेजर कैनन गिरा देती। उनका हर रास्ता बंद कर दिया गया था। झंग यी ने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले से कोई और एस्केप राउट तैयार किया हो? वो समझ चुका था कि चतुर दुश्मन हमेशा 3-3 सुरंगें बनाता है। अगर वो खुद होता तो यही करता। यांग एक्साइन उसके पास आई और बोली, हाँ भाई, उन्होंने कुछ नौजवान लिजर्डमैन नोबल्स और वैज्ञानिकों को पहले ही भेज दिया था, लेकिन मैंने लोगों को उनके पीछे भेज दिया है। झंग यी ने गंभीर निगाहों से पूछा, किसे भेजा? क्या वो भरोसेमंद है? क्योंकि अगर कोई दुश्मन बच गया तो वो भविष्य में हुएक्सू किंगडम के लिए खतरा बन सकता था। यांग एक्साइन के चेहरे पर वही बीमार सी डरावनी मुस्कान आई। चिंता मत करो भाई, वो अपने ही लोग हैं, लगभग 1800 किलोमीटर दूर, वुलियन एम्पायर के पूर्वी हिस्से के गहरे नीचे एक गुप्त अंडरग्राउंड ड्रिफ्टिंग प्लान पूरी तरह लागू हो चुका था। एक विशाल सबमरीन ने मोटी चट्टानों को चीरते हुए एक भूमिगत गुफा तक पहुंच बनाई। 2 वफादार पहरेदारों की सुरक्षा में सैकड़ों शाही और कुलीन परिवारों के वंशज उस जहाज से बाहर निकले। गुफा बेहद विशाल थी। चारों ओर पीलहरे चमकते क्रिस्टल जड़े हुए थे। वो नौजवान लिजर्डमैन घबराए हुए दिख रहे थे। उन्हें नहीं पता था साम्राज्य में क्या घटा है। एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, आपकी उच्चता, प्रिंस एस, ये है रेफ्यूज बेस नो 1। अब साम्राज्य से हमारा कोई संपर्क नहीं है। अगर जंग खत्म हो गई होगी तो सम्राट खुद हमें ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे। वो थोड़ा रुका, फिर शांत लहजे में बोला, आप निश्चिंत रहे महाराज, यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हर जरूरत की चीज मौजूद है। अगर साम्राज्य को कुछ हो भी गया तो भी हम यहां से नई सभ्यता खड़ी कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।